हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग फर्स्ट बुक जो पॉलिटिकल साइंस का है उसका सेकंड चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के जितने भी हमारे ओल्ड कंटेंट्स है इस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और बाकी जो हमारे एडिट मटेरियल है जैसे कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस हो गए, CIS हो गया और फर्स्ट गल्फ वॉर हो गया हमारा, तो इन सब टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जितने भी हमारे एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है हम वहां तक पूरे अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही साथ एंड में कुछ की इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, किन किन पॉइंट्स को हमें ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि देखो चैप्टर तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है लेकिन हर एक लाइन को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें से कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, कितने ऐसे डेट है, कितने ऐसे नाम है जिनको हमें याद रखना है, तो वो एंड मैंने उसके भी नोट्स बना रखे हैं। तो आप लोग एंड तक वीडियो देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से कंटेंट को समझ में आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारे जो स्टार्ट है वो रशियन रेवोल्यूशन से है कि रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में और जिसके बाद जो USSR है बेसिकली वो अस्तित्व में आया था। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम क्या था। तो कई बार बच्चे लेते एक मार्क्स में भैया USSR का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे लिखा है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, क्योंकि USSR अकेला कोई देश नहीं था, 15 रिपब्लिक्स को मिलकर 15 गणराज्यों को मिलकर बनाया गया था। तो ये कह रहा है कि एग्जिस्टेंस में कब आया था, कब अस्तित्व में आया था, 1917 में, जब वहां पे रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था जो कि सोशलिज्म पे बेस्ड था। क्योंकि उनका मानना है जो कैपिटलिज्म है सोसाइटी में, समाज में दो क्या करता है, एक तरह से ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं, एक अमीर वर्ग होता है दूसरा गरीब वर्ग होता है। लेकिन जो सोशलिज्म है वो सोसाइटी में इक्वालिटी पे बेस्ड है, सभी लोगों को इक्वली रखा जाता है। तो इसीलिए इसमें डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो यही इस सोचकर यहाँ पे एक रेवोल्यूशन आया था और कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसको पूरी तरह से खत्म करके, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करके वो पूरी तरह से सोशलिज्म को वहां पे लाना चाहते थे। तो वही है कि सोशलिज्म उनका मानना था वो वहां पे इक्वालिटी होती है, वहां पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कम होता है, समाज दो सेक्शन में डिवाइडेड नहीं होता, अमीर और गरीब में। ऐसा नहीं है कि एक बहुत अमीर होता है दूसरा जो ग्रुप होता है उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो ऐसा जो सोशलिज्म के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। तो इकोनॉमी जो होती है प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, यानी कि सभी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड हो गए, इन सभी पर किसका ओनरशिप होता है, सरकार का ओनरशिप होता है। सरकार जो है वेलफेयर के लिए काम करती है, इक्वालिटी के लिए काम करती है। तो यहाँ सब चीजें फीचर्स है। उसके बाद उन्होंने एक ये भी बहुत बड़ा मतलब चेंजेस किया था कि उन्होंने पूरी तरह से ऑपोजिशन को बैन कर दिया था, यानी कि अब देश में केवल एक ही सिंगल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी वहां की, जो आपको याद रखना है। और पूरी बाकी जितने भी ऑपोजिशन थे पूरी तरह से वो खत्म कर दिया गया था। तो वही लिखा है सोशलिस्ट द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो ऑपोजिशन वर अलाउड। वहां पे पूरी तरह से ऑपोजिशन को खत्म कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। और एक नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है कि जो व्लादिमीर लेनिन थे, याद रखना ये जो पुतिन है वो गलती से लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन है वो इस टाइम के करंट प्रेसिडेंट है, लेकिन उस टाइम पे याद रखना क्या थे, लेनिन। तो यहाँ पे याद रखना कि जो व्लादिमीर लेनिन थे इस पूरे जो रशियन रेवोल्यूशन के जो नेता है, देखो कहीं पे भी रेवोल्यूशन आता था एक चेहरा होता है, एक नेता होता है जिसके द्वारा पूरे मूवमेंट को चलाया जाता है। तो कौन से ऐसे नेता थे, तो व्लादिमीर लेनिन। उनकी कौन सी पार्टी थी, कई बार पूछ लेते हैं कि वो फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके वो फाउंडर थे व्लादिमीर लेनिन। रशियन रेवोल्यूशन के नेता थे, पहले हम कह सकते हैं कि वहां के वो प्रेसिडेंट थे। तो व्लादिमीर लेनिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका नाम याद रखना है। तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बनते कि पहले रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1917 में हुआ था, किस पे बेस्ड था, सोशलिज्म पे, इक्वालिटी पे बेस्ड था, ये पूरा जो मूवमेंट हुआ था किन के लीडरशिप में हुआ था, तो व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में हुआ था। उनकी कौन सी पार्टी थी, तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी। और उसके बाद USSR का फुल फॉर्म क्या था। तो ये आपको 3-4 चीजें इसमें से आपको निकल कर आ रहे हैं। दूसरा हमने देखा कि जो सोवियत सिस्टम था, सोवियत यूनियन जिसे हम कहते हैं, वो मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी में उभर कर सामने आया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो आपको पता है कि जो विजेता ग्रुप थे उसमें 4 देश शामिल थे जिसमें US, USSR, ब्रिटेन और फ्रांस थे। लेकिन इनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। 2 महाशक्ति उभर कर कौन आई थी, US एंड USSR। तो आखिर USSR जो थे महाशक्ति, जो अगर हम कहते हैं सुपर पावर कहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कि भैया उसको सुपर पावर हम क्यों कहते हैं। तो क्या ना, व्हाई द सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल देश में उनका नाम कैसे आया। तो उसके रीजन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। मैंने बताया था इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना एडवांस था उस टाइम में भी
कि जहां पर वो किसी भी गांव से भी वो जुड़ सकते थे। तो कम्युनिकेशन सेक्टर उनका बहुत ज्यादा एडवांस था। दूसरा, वहां पे बहुत सारे जो एनर्जी रिसोर्सेज थी, ऑयल हो गए, स्टील हो गए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था कि हमारे देश में आज भी आप देखते हो कि गांव की हालत कैसी है, पक्की सड़कें नहीं है। लेकिन उस जमाने में भी सोचिए कि 1945 जो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उस जमाने में उनका ट्रांसपोर्टर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम काफी एडवांस थे, काफी अच्छे थे। नेक्स्ट है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, यानी कि वो अपने देश में सब कुछ प्रोड्यूस कर लेते थे। कहते उस टाइम पे कि पिन से लेकर, पिन सबसे छोटी चीज, और उस टाइम पे हवाई जहाज तो हुए नहीं थे, तो कहते कार तक, यानी कि सभी कुछ अपने ही देश में मैन्युफैक्चर कर लेते थे। अपनी जरूरतों के लिए किसी भी तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं थे। हालांकि उनकी जो क्वालिटी थी गुड्स की, वो अमेरिका जितनी इतनी अच्छी नहीं थी, बट अपनी आवश्यकता वो अपने देश में सभी कुछ बनाकर कर लेते थे। नेक्स्ट है, वहां पे उन्होंने सभी लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता जो थी सभी को मुहैया कराया गया था, प्रोवाइड कराया गया था, ताकि जो गरीबी नाम की चीज वहां पर बिल्कुल भी नहीं थी। कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, सरकार की जिम्मेवारी थी सबको रोटी देना, कपड़ा देना, सबको घर मिले, सबको रोजगार मिले। तो इस तरह से ये सब चीजें उनकी अच्छी चीजें हम कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छी ही चीजें नहीं थी, वहां पे कुछ प्रॉब्लम भी थी, कुछ उनके डिमेरिट्स भी थे, जो कहीं ना कहीं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कारण रहे हो। जो हम कह सकते हैं कि अमेरिका से वो पीछे रह गया। 1945 में दोनों आमने सामने थे, सुपर पावर थे। उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 है। लेकिन 1991 तक आते आते वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गए, जो विश्व की सुपर पावर थे। लेकिन जो अमेरिका है वो अभी भी नंबर 1 पर चल रहा है। तो भैया ऐसा क्या हुआ यूएसएसआर के अंदर कि दूसरी महाशक्ति जिसे हम कहते थे, वो पूरी तरह से अमेरिका से इतनी ज्यादा पीछे रह गया? कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। दोनों ने एक साथ स्टार्ट की अपनी जर्नी, दोनों साथ आगे बढ़ रहे, सुपर पावर है, एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन ऐसा क्या रीजन था कि वो लिखा ना कि व्हाई द सोवियत यूनियन सिस्टम लेग्ड बिहाइंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो पहला है कि लैक ऑफ द डेमोक्रेसी। देखिए अमेरिका आपको पता है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहां पर जो लोग हैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, अवेयर है, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है। वहां पे ऐसा नहीं कि सरकार कुछ भी करेगा जनता मान लेगी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं थी। कोई आपको पहले देख लिया कि वहां पे ऑपोजिशन पार्टी को बैन कर दिया गया था। एक ही पार्टी, सिंगल पार्टी थी, कई सालों से रूल कर रही थी। तो दूसरा, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जनता को अपनी मन की बात कहने की आजादी बिल्कुल भी नहीं थी। सरकार चाहे अच्छे काम करे चाहे बुरे काम करे, उनको सिर्फ एक्सेप्ट करना था, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाँ, कभी कभी जो कार्टूनिस्ट होते थे अपने कार्टून बना के चुटकुलों के द्वारा अपने मन की बातों को कहते थे, बट ओपनली वो सरकार की नीतियों के या सरकार के खिलाफ वो बोल नहीं सकते थे। दूसरा, एक ही पार्टी थी, 70 सालों से ज्यादा रूल कर रही थी, ऊपर जनता के टुवर्ड्स अकाउंटेबल नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। आप अकेले पार्टी चला रहे हो, देश में आप रूल कर रहे हो, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझ, जनता के जो क्वेश्चन है उसके आप आंसर नहीं दे पा रहे कि आखिर आप क्या कर रहे हो देश में। बात समझ रहे हैं? अगर आप देश में रूल कर रहे हो तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनता के टुवर्ड, देश के प्रति, बट उनमें ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिख रही थी। स्टार्टिंग में तो अच्छा काम किया, लेकिन जैसे जैसे नए नए नेता आते चले गए, वो कहीं ना कहीं अपने जो भी उद्देश्य थे, अपने जो भी उनके टारगेट्स थे, उससे वो काफी पीछे चले गए। करप्शन बहुत ज्यादा फैल गया पॉलिटिक्स में। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अभी आपने देखा कि वहां पे जो नेता लोग थे, वहां पे धीरे धीरे जो कंज्यूमर गुड्स थे उसकी काफी शॉर्टेज होने लगी। लोगों को जो खाने पीने की चीजें थी उसमें दिक्कतें आने लगी। इतने ज्यादा प्राइस राइज हो गए थे कि लोगों के जो सेविंग थे वो भी खत्म होते चले गए। और गरीब लोगों को इतनी बड़ी स्टेटस हो गई थी बुरी कि वो अपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो चीजें थी वो सब भी उनको नहीं मिल पा रही, जो कि जनता को एश्योर किया गया था कि भैया सोशलिज्म पे बेस्ड है, आपको मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा, आपको जॉब मिलेगी। बट समय के साथ साथ सरकार अपने जो वादे से कहीं ज्यादा भटक गई, और हुआ ये क्या कि सरकार अपने वादे पे कामयाब नहीं रह पाई। और इसका सबसे बड़ा रीजन कि आपने देखा कि अफगानिस्तान जो इन्वेड जो किया था उन्होंने 1979 से 1989 तक, 10 सालों तक यहाँ पे यूएसएसआर की जो आर्मी थी वो वहां पर तैनात रही, जिसके कारण बहुत ज्यादा खर्चा हुआ और देश में कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर गुड्स की कमी हुई, पैसों की शॉर्टेज हुई। इसी कारण की सरकार ने जो वेपन्स के ऊपर बहुत पैसा लगाया, जो भी अफगानिस्तान में सोल्जर्स उनको मेंटेन करने के लिए। आपको पता है कभी साल 2 साल पर युद्ध में रह जाए देश तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या होती है, चरमरा जाती है, बुरी हालत हो जाती है। लेकिन 10 साल तक कोई एक देश इतने लंबे टाइम तक कहीं पे युद्ध में इन्वॉल्व है तो आप समझ सकते हो कि देश की इकोनॉमी की हालत क्या होगी। जबकि अमेरिका जो था अपनी इकोनॉमी को काफी आगे ले जा रहा था, वहां पे नए नए डेवलपमेंट से काम हो रहे थे, वहां पे जो डेमोक्रेसी थी, इलेक्शंस हो रहे थे, जनता को आजादी थी। तो ये सारे जो रीजन है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर है वो वेस्टर्न देशों से बहुत ज्यादा पीछे रह गया। अब
हुआ क्या, देखिए ध्यान से, कि जब तक आपको अपने अधिकारों का पता नहीं होता तब तक आपके अधिकारों को कोई भी छीन सकता है, लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ अधिकार मिले हुए, उस अधिकार का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जब तक आपको नॉलेज नहीं होता तब तक आपको दबाया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे, मैंने बताया ना कि वहां पे कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत एडवांस थे, लोगों को धीरे धीरे नॉलेज हुई, जानकारी हुई। वहां के लोगों को ये कहा जाता था कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत आगे आगे निकल चुके हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन जब जनता को पता चला कि भैया जो वेस्टर्न कंट्री है वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, तब जनता में एक फ्रस्ट्रेशन की भावना है, और वो लोग जो थे सरकार के अगेंस्ट खड़े हुए, क्योंकि एक आप इतने बड़े देश को आप कब तक दबा के रख सकते हो। जब तक जनता का सपोर्ट होता है तभी तक कोई सरकार लंबे टाइम तक चल सकती है, लेकिन सरकार के अगेंस्ट अगर जनता खड़ी हो जाए तो कोई भी सरकार लंबे टाइम तक वहां पे रूल नहीं कर सकती। तो वही हुआ कि जनता का जो गुस्सा था, जनता का जो विद्रोह था, वो उभर कर सामने आने लगा, और जिसके कारण आपको पता होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मिखाइल गोर्बाचेव जब जनरल सेक्रेटरी बने यूएसएसआर के, तो उनको समझ में आ गया कि भैया आप जनता को अब इस तरह आप दबा के नहीं रख सकते, उनको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनको और आप ज़्यादा दबा नहीं सकते, उनको मन की बोलने की आज़ादी दो, ऑपोजिशन को आपको रखना पड़ेगा। एक सिंगल पार्टी इतने टाइम से रूल कर रही है, बट वो सही टाइम से रूल नहीं कर पा रही है। देश में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉलिटिकल करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो पॉलिटिकल नेता है बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जो वहाँ की जनता है 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गई है। जिसके कारण लोगों में जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये बात मिखाइल गोर्बाचेव जब 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने तो उनको ये बात समझ में भी आ गई। इससे पहले तो कोई समझ में भी नहीं आया था, ताकि वो रिफॉर्म्स करें। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने डिसाइड किया कि अब जो है चीज़ों को बदलनी पड़ेगी, जनता का सपोर्ट चाहिए, तो हमें जनता की बात को सुनना पड़ेगा, और इसीलिए उनके द्वारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स भी किए गए। हालांकि उस रिफॉर्म से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि ना तो मिखाइल गोर्बाचेव को जनता का सपोर्ट मिला और ना ही उनकी खुद की पार्टी का। जनता का सपोर्ट इसीलिए नहीं मिला कि 70 सालों से वही पार्टी रूल कर रही थी, लेकिन कुछ भी वो देश में ठीक से नहीं चला पा रही थी। करप्शन था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई थी। और मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा जो भी रिफॉर्म्स किए जा रहे थे, कोई रिफॉर्म जब हम करते हैं तो उसको जो इम्पैक्ट है धीरे धीरे हमें दिखता है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट उसका इम्पैक्ट दिख जाता है। लेकिन तो जनता में इतनी पेशेंस नहीं थी कि और ज्यादा वो इस पार्टी पे, इस पार्टी के नेताओं पे भरोसा कर सके, क्योंकि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था इस पार्टी के साथ बहुत बुरा था। और वहां के खुद के जो पॉलिटिकल नेता थे, जो मिखाइल गोर्बाचेव के सपोर्टर्स थे, जो साथी थे पार्टी के अंदर, वो लोग गोर्बाचेव से इसीलिए नाराज हो गए। उन्हें ये लगा कि मिखाइल गोर्बाचेव ने लोगों को इतने ज्यादा जो अधिकार दे दिए, एक एक्सपेक्टेशन जो लोगों के मन में जगा दी, जिसके कारण क्या हुआ कि जनता और ज्यादा विद्रोह हो गई। तो ना तो उन्हें जनता का सपोर्ट मिला और ना ही उनके खुद के पार्टी के लोगों का सपोर्ट मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है। मिखाइल गोर्बाचेव जो है 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने। बहुत बार पूछा जाता है कि 1985 में जनरल सेक्रेटरी कौन बना, मिखाइल गोर्बाचेव कब जनरल सेक्रेटरी बने, किसके द्वारा 1985 में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। तो इस तरह के क्वेश्चन मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि ये लास्ट यूएसएसआर के प्रेसिडेंट भी थे, क्योंकि इसके बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट, अब पता है किसी भी चीज के जो फर्स्ट एंड लास्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थी। लेकिन अभी जो लास्ट है वो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। तो लास्ट प्रेसिडेंट पूछे यूएसएसआर के तो क्या बोलना है? मिखाइल गोर्बाचेव। तो उनके द्वारा कुछ रिफॉर्म्स किए गए, जैसे कि पहले उन्होंने क्या किया कि जो भी वेस्टर्न कंट्री थे जिनके साथ पहले यूएसएसआर के अच्छे रिलेशन नहीं थे, उनके साथ उन्होंने रिलेशन को नॉर्मलाइज किया, उनसे मतलब ट्रेड किए, बातचीत किए, रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की। साथ ही साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए, उन्होंने लोगों को राइट्स देने की कोशिश करी, उन्होंने डेमोक्रेसी की बात भी की। तो जिसके कारण जो थे उन्हीं के अपने ही पार्टी के जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो ये आपको याद रखना है, 2-3 चीज़ें मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, कब जनरल सेक्रेटरी बने, लास्ट प्रेसिडेंट कौन थे, किनके द्वारा रिफॉर्म्स किए गए, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जनता जब विरोध पे आ जाती है तो भैया जनता तो किसी की भी नहीं सुनती, उनको तो जो चाहिए डिमांड, वो डिमांड को लेकर ही रहती है। तो अब जनता को जो चाहिए था, आप मान लीजिए जैसे दिल्ली के अंदर जनता जो थी, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस सरकार दोनों से तंग आ चुकी थी। तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल जी आए, जनता को उन्होंने एक उम्मीद दिखाई, एक उन्होंने भरोसा दिखाया कि भैया आप जैसा रूल चाहते हैं वैसा ही हम रूल करेंगे, आपकी हर समस्या को सॉल्व किया जाएगा। तो जब ऐसे बड़े बड़े उन्होंने वादे किए, बड़े बड़े बातें किए, तो लोगों को लगा कि ये हमारा मसीहा आ गया है। और आपने देखा कि दिल्ली में जब इलेक्शन हुए, विधानसभा इलेक्शन हुए, तो जबरदस्त सीटें उनको मिली। इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी जितने की पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहे थे, पहली बार पॉलिटिकल पार्टी बनी थी और इतनी बड़ी जीत उनको मिली थी। यूएसएसआर के अंदर भी यही था, जनता परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी, वो चाहते थे कि ऐसा कोई हीरो उभर कर आए जो उनकी समस्या को दूर करे। तो ऐसे में जो बोरिस येल्सिन है,
वो एक नेशनल हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए, प्रोमिस किए, हालांकि जिसके कारण यूएसएसआर जो 10 सालों तक कहीं ना कहीं पीछे भी रह गई। हम आगे पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी जो है बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ जिस कारण, बट उस टाइम पे जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जनता को एक हीरो के रूप में लगे और इनको उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो याद रखना कि 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो पहले इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट रशिया के बने वो कौन बने, बोरिस येल्टसिन। क्योंकि मैंने बताया था कि यूएसएसआर 15 रिपब्लिक्स 15 गणराज्यों को मिलकर बना हुआ था। धीरे धीरे सारे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। सभी 15 में से सबसे डोमिनेंट कंट्री कौन था, रशिया था। तो रशिया में जब इलेक्शन हुए तो पहला इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बने, बोरिस येल्टसिन। याद रखना है, लिखा ना कि वन पॉपुलर इलेक्शन शूक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, कि जहां पर एक पूरी तरह से जो सोशलिज्म था उसको उन्होंने बैन कर दिया, खत्म कर दिया। पावर बिगिन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन टू रिपब्लिक्स। क्या दिसंबर 1991 में अंडर द लीडरशिप बोरिस येल्टसिन 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस डिक्लेयर डिसबैंड, खत्म कर देगा यूएसएसआर को। और कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेस ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। जो भी पोस्ट मतलब रिपब्लिक से आजाद हुए थे यूएसएसआर से, अब उन्होंने बेसिकली कैपिटलिज्म और किसको, डेमोक्रेसी को फॉलो किया। इसके हम डिमेरिट्स भी पढ़ेंगे कि कहा जाता है कि बोरिस येल्टसिन स्टार्टिंग में तो जनता को बहुत उन्होंने सपने दिखाए, हीरो बनकर उभरे, लेकिन 10 साल के अंदर रशिया में इतनी बुरी सिचुएशन से वो गुजरी जिसके भी कारण बोरिस येल्टसिन को ही माना जाता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ये पढ़ लिया, मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा सुधार किया गया, बोरिस येल्टसिन हीरो बनकर उभरे। लेकिन आखिर यूएसएसआर जो विश्व की दूसरी महाशक्ति थी वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो गई, खत्म हो गई, पूरी तरह से कोलैप्स हो गई उसकी इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो वजह है वो सबसे पहले क्या था, शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। यानी कि आपने देखा कि वहां की जो सरकार थी पूरा फोकस क्या था, वेपन्स पे, हथियारों पे। हथियारों की इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गई थी कि अगर अमेरिका एक हथियार बनाता था उसके जवाब में जो यूएसएसआर था 10 बनाता था। और इसके कारण जो अर्थव्यवस्था थी, उसकी जो इकोनॉमी थी, उसकी बजट थी, पूरी तरह से खत्म हो गई। और धीरे धीरे खाने पीने की चीजों थी वो शॉर्टेज होने लगी। और कई बार देखा गया जो इकोनॉमिक थे एक तरह से ठहर गई थी, किस तरह कोई डेवलपमेंट वहां पे हो नहीं रहा था। दूसरा इंटरनल जो वीकनेस थी, यानी कि पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा करप्टेड हो गया था और इतना ज्यादा मतलब भ्रष्ट हो गया था कि वो किसी भी तरह के कोई रिफॉर्म्स नहीं कर रहे थे, जनता की बातों को सुनने को तैयार नहीं थे, वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। लेकिन वहां की जो जनता थी वो 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज हो गई थी। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी सिटीजन बिकम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ वेस्ट। और वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया था, वो समझ गए थे कि भैया हमारी जो देश की सरकार है बहुत करप्टेड है, किसी काम की नहीं है। जबकि वेस्टर्न में जो सरकार है लोगों को बहुत ज्यादा आजादी दे रही है, उनके लिए बहुत कुछ काम हो रहा है, वो बहुत ज्यादा हमसे आगे निकल गए हैं। अब जनता जो चाहती थी वो भी उस तरह के लाइफस्टाइल को जीना चाहती थी। द सोवियत इकोनॉमी यूज मच रिसोर्स, मैंने बताया ना, न्यूक्लियर मिलिट्री डेवलपमेंट्स पे पैसा ज्यादा खर्च कर रहे थे रहते देन किसी भी इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पैसा किस तरह का खर्च वो नहीं कर रहे थे। फिर मैंने बताया जो पार्टी के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिला हुआ था, उनको ऐशो आराम की जिंदगी थी। ऑर्डिनरी सिटीजन की जो लाइफ बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। और जो एंड में मिखाइल गोर्बाचेव ने जनता को एक उम्मीद भी दिखाई, बट उनके रिफॉर्म इतने स्लो थे, इतने धीरे थे कि जो जनता की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। और 1991 में यूएसएसआर पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो दूसरी विश्व की महाशक्ति थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। और अब कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी है, वो ज्यादा सक्सेसफुल आइडियोलॉजी थी जो कि अमेरिका की थी। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो यूएसएसआर है कैसे महाशक्ति उभर कर सामने आई। फिर हमने देखा कि मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा रिफॉर्म्स किया गए, बोरिस येल्टसिन एक नेशनल हीरो उभर कर सामने आए। फिर हमने देखा कि आखिर वो क्यों पीछे रह गए। अब है कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, उसका विघटन हो गया, तब देश पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी महाशक्ति कोलैप्स हुई है तो पूरे विश्व की पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट भैया कोल्ड वॉर खत्म हो गया, जो शीत युद्ध का दौर लंबे टाइम से चल रहा था यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में, जो कि 1945 से स्टार्ट हुआ था। जब सुपर जो महाशक्ति थी, दूसरी महाशक्ति ही खत्म हो गई, तो कंपटीशन ही खत्म हो गया। तो अब शीत युद्ध भी क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। अब यूएस जो है एक विश्व की अकेली महाशक्ति बनकर उभर गई क्योंकि दूसरी महाशक्ति तो कोलैप्स हो गई। तीसरा कि कैपिटलिज्म जो है एक डोमिनेंट बन गया ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि सोशलिज्म और कम्युनलिज्म को देख लिया कि उनको फॉलो करके पूरी तरह से कैसे वो कोलैप्स हो गए।
एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक बहुत सारे जो कंट्री थी वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, आज़ाद हो गई। अब सारे जो 15 गणराज्य थे, 15 रिपब्लिक्स थे, अब सभी अपने अपने तरह से अपनी अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करने को फ्री थे। नेक्स्ट है लिबरल डेमोक्रेसी एमर द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। दिखाया गया है कि भैया जो डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छी बेस्ट फॉर्म है देश की पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए। उसमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है, लोगों को आज़ादी होती है, लोग उसमें सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, लोगों के द्वारा जो पसंद की गई है सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको कहा गया, डेमोक्रेसी को कहा गया। नेक्स्ट है राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी इरा, यानी कि अब इसके बाद बहुत सारे नए नए जो देश थे वो ताकतवर रूप में उभर कर सामने आ रहे थे। पहले हम कहते हैं ना जो एंड ऑफ बायपोलैरिटी, दो महाशक्ति, तो अब मल्टीपोलैरिटी का दौर यहीं से कहीं ना कहीं स्टार्ट भी हो गया था। विश्व की इकोनॉमी में बहुत सारे नए प्लेयर्स आ गए थे। अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, बोरिस येल्टसिन वहां के चुने हुए राष्ट्रपति बन गए। उनके द्वारा जो पूरी तरह से सोशलिज्म कम्युनलिज्म से वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की तरफ लेकर चले गए, और जिसका परिणाम क्या हुआ, शॉक थेरेपी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, क्योंकि लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि शॉक मतलब तो किसी को नुकसान पहुंचाना हुआ, किसी को आघात करना हुआ, और थेरेपी मतलब तो उसका उपचार करना हुआ। तो ये शॉक भी हो रहा है और थेरेपी भी, तो ये क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे देखना है कि देखो मैंने बताया कि जो रशिया थे और रशिया के जितने भी दूसरे रिपब्लिक्स थे जिसको मिलाकर यूएसएसआर बना था, तो इसमें बहुत सारे देशों ने क्या करा कि अपनी जो भी इनकी आइडियोलॉजी थी उसको उन्होंने पूरी तरह से चेंज कर लिया था। लेकिन अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, कि सोशलिज्म सिस्टम से कैसे वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो अपने आप को ट्रांजिस्ट कर रहे थे, एक चीज दूसरे में पूरी तरह से चेंज कर रहे थे। और कहीं ना कहीं यही 10 साल जो रीजन थे 1991 से लेकर 2001 तक, ये पूरे 10 साल रशिया का बहुत बुरा हाल रहा। रशिया की इकोनॉमिक इंटरनल जो स्टेटस थी बहुत बुरी तरह से चरमरा गई थी। अब हम पढ़ेंगे, देखिए ये जो कैपिटलिज्म सोशलिज्म ये जो सिस्टम है, तो ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म से कैपिटलिज्म चाइना ने भी किया, बट उसने शॉक थेरेपी नहीं अपना, स्लोली ग्रेजुअली किया। यानी कि पहले उसने इंडस्ट्री करा, फिर एग्रीकल्चर करा, धीरे धीरे उसने प्रोसेस को आगे बढ़ाया। बट यहाँ पे पूरी तरह से जो सोशलिज्म से वो पूरी तरह से कैपिटलिज्म में शिफ्ट हुए, जिसके कारण इकोनॉमी की देश की बहुत बुरी हालत हुई, वहां के लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। तो हम पढ़ेंगे कि आखिर शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। सबसे पहला कि लार्जेस्ट गैरेज सेल ऑफ हिस्ट्री, यानी कि आपको पता है सरकार के पास जितनी भी इंडस्ट्री थी, क्योंकि अब यहाँ पे प्राइवेटेशन हो गया था, निजीकरण स्टार्ट हो गया था, तो 90% ऑफ इंडस्ट्रीज होती है प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी के हाथों में बेचा गया, वो भी इतनी कौड़ियों के दाम पे कि जिससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। इसमें क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को एक मतलब एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, पत्र दिया गया था, लेकिन जो गरीब लोग जिनके पास खाने के 2 वक्त रोटी नहीं है, वो इस ऑक्शन में आकर करेंगे भी क्या। तो हुआ क्या, ये जो पत्र थे, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी अमीर लोग थे, माफिया लोग थे, गुंडे लोग थे, उन्होंने थोड़े से पैसे देकर लोगों से खरीद लिया, और सभी इंडस्ट्री पे ज्यादातर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उस पर किसका अधिकार हो गया, जो भी वहाँ के गुंडे माफिया लोग थे वो लोग वहाँ के ओनरशिप बन गए उनके। नेक्स्ट है कि जो रूबल थे डिक्लाइन, यहाँ की रूबल क्या है, वहाँ की करेंसी है वो बहुत ज्यादा गिर गई थी। अब सीधी सी बात, जब इकोनॉमी गिरेगी, देश में सरकारें गिरेगी, देश की स्टेटस इतनी खराब हो गई थी, तो सबसे इम्पैक्ट पहले किस पे आता है, किसी भी देश की करेंसी पे आता है। तो रशिया की जो करेंसी रूबल थी वो बहुत ही ड्रामेटिकली बहुत बुरी तरह से गिर गई थी। वहां पे जो इन्फ्लेशन था मैंने बताया बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि खाने पीने की चीजों की दिक्कत हो गई थी, और जिसके कारण लोगों की जो अपनी पुरानी सेविंग थी वो सब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जो जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो गिर गया था, वो तो हम बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट जो थे सोशल वेलफेयर से सब्सिडीज उन्होंने खत्म कर दी, और एक बड़ा सेक्शन जो उसकी सरकार पे डिपेंडेंट थे अपने वेलफेयर के लिए, अपनी मिनिमम चीजों के लिए, वो गरीबी में फंस गए थे, क्योंकि अब क्या प्राइवेटाइजेशन हो गया था, सरकार ने सारे वेलफेयर सब्सिडीज क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। मैंने बताया कि जो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, उससे माफिया लोगों का ओनरशिप आ गया था, तो एक तरह से जो क्राइम का जो स्टेटस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। डिस्पैरिटी, अमीर और गरीबों के बीच बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई थी। हालांकि 1917 में जो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था वो इसी को खत्म करने के लिए रेवोल्यूशन हुआ था, कि ताकि सोसाइटी में इक्वलिज्म इक्वलिटी लाया जाए। सोशलिज्म जो है इक्वलिटी पे बेस्ड है, बट आपने देखा कि कैसे आते आते जब ये डिसइंटीग्रेट हुई तो फिर से वही सिचुएशन देश में आ गई, अमीर और गरीब के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा गैप। और कह रहा है कि हाफ ऑफ द रशियन बैंक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो पूरी तरह से दिवालिया उनका निकल गया था। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि 10 साल जो रशिया की कंडीशन थी वो बहुत बुरी रही। लेकिन 2001 में जब व्लादिमीर पुतिन, याद रखना जो करंट अभी देश के प्रेसिडेंट है,
जब वो देश में नेता बने, फिर से जब उनके हाथ में कमांड आई, तो उन्होंने फिर से रशिया को एक सुपर पावर के रूप में देखा, फिर से बहुत सारे रिफॉर्म किए गए और तब से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है मिनरल ऑयल जो है, गैसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा है, और जिसके कारण वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने में सफल रहे। आज व्लादिमीर पुतिन जो है देश के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में आता है, वो केजीबी में काम कर चुके हैं, खुद वो मतलब खुद जो उनकी पर्सनालिटी है पूरे देश में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव पर्सन में उनकी पर्सनालिटी आती है। उनकी नीतियाँ जो है बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है। भारत के साथ तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छे रिलेशन है, जब यूएसएसआर के रूप में था तब भी बहुत अच्छे रिलेशन थे। रशिया जो है हमारा हमेशा से एक अच्छे फ्रेंड के रूप में उसने मदद की है। यूएन में आपको पता होगा कि जब भी हम लोग परमानेंट मेंबर के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं, तो उसमें जो रशिया है वो हमेशा से भारत का सपोर्ट कर रहा है। तो रशिया के साथ हमारे आज से नहीं, बहुत टाइम से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है हमें वो मदद भी करता है। तो ये तो बात हो गई कि ठीक है कि 10 सालों के अंदर रशिया में क्या कंडीशन है। केवल रशिया ही नहीं, जितने भी 15 रिपब्लिक्स थे, उन सभी के इंटरनल सिचुएशन जो थी बहुत खराब थी। कई देश तो सिविल वॉर से गुजर रहे थे, कई लोग सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट से गुजर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट हो चल रहा था। तो सभी देशों के अपने इंटरनल बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा उसको समझेंगे क्या टेंशन और कन्फ्लिक्ट हुआ। पहले इससे पहले एक बात हम और बता देते हैं कि CIS जो है इस साल आपके नए टॉपिक ऐड हुआ है, वो हम लोग नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ एक लाइन में दे रखा है, लेकिन उस एक लाइन से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आखिर वो CIS है क्या। तो उसको हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, जिसमें हम अरब स्प्रिंग, मिडल ईस्ट क्राइसिस, ठीक है, गल्फ वॉर, ये सब, और CIS उसको हम लोग, और साथ ही साथ जो हमारा अरब स्प्रिंग है उसको भी हम लोग उसी में कवर करेंगे। तो चलिए पहले अब हम लास्ट टॉपिक जो हमारा टेंशन और कन्फ्लिक्ट है, किस तरह से डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, कोलैप्स होने के बाद सुपर पावर के पूरे देश में किस तरह से एक तो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का माहौल था, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रिपब्लिक आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट एंड हैव सिविल वॉर, यानी कि वहां पे बहुत सारे देशों में, अपने ही देशों में अलग अलग लोग बन गए, आपस में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता रहा। इसमें कह रहे इन रशिया 2 रिपब्लिक, याद रखना, चेचन्या और दागिस्तान, हैव अ वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो कहना कि 2 रिपब्लिक, कौन से 2 रिपब्लिक थे, चेचन्या और दागिस्तान, जहां पे सक्सेशनिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा चले थे। इन सेंट्रल एशिया में कौन सा ऐसा देश था जहां पे 10 सालों तक सिविल वॉर चलता रहा। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। तो कह रहे सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान विटनेस सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर द 10 years टिल 2001। 1991 से लेकर 2001 तक वहां पर क्या रहा, सिविल वॉर चलता रहा। तो पूछा जाता है कि सेंट्रल एशिया में कौन सा ऐसा देश था जहाँ पे 10 सालों तक सिविल वॉर चलता रहा। तो आंसर होगा ताजिकिस्तान। नेक्स्ट है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर द एरिया, वहां पे बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन थे, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो कि उनकी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ठीक थे, और कहीं ना कहीं इसी कारण से धीरे धीरे 10 सालों के बाद जो बहुत सारे जो देश थे वो अपने आप को दोबारा से सर्वाइव कर रहे थे। नेक्स्ट एक सेंट्रल एशिया बिकम द जोन ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द आउटसाइड एंड पावर्स एंड ऑयल एंड कंपनी। ये सेंट्रल एशिया जो था एक तरह से लड़ाई का अखाड़ा बन गया था, जो सुपर पावर के बाहर चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सभी इसमें इनका क्या होता, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। तो सेंट्रल एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें नाम आता है। तो ये यहाँ तक हमारा जो था वो पुराना टॉपिक था। इसमें अभी हमें कौन कौन चीजों पर मेन फोकस करना है, अभी हम वो मेन बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो एडिट मटेरियल है हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा मेन टॉपिक है, एक सबसे पहले कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1917 में। उसके नेता कौन थे, याद रखना है कि व्लादिमीर लेनिन वाज अ फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी और लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। पूछ लेते हैं हु वाज अ फाउंडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी, तो व्लादिमीर लेनिन। रशियन रेवोल्यूशन के नेता कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। रशियन रेवोल्यूशन हुआ कहाँ पे था, 1917 में। किस लिए हुआ था, सोशलिज्म के लिए हुआ था। नेक्स्ट है उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव, मैंने बताया आपको कि कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे 1985 में, और ही वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर के वो आखिरी प्रेसिडेंट थे। इसके बाद यूएसएसआर क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट खत्म हो गया था, और इन्हीं के द्वारा बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने आर्म रेस, जो अमेरिका और जो यूएसएसआर के बीच में जो एक कंपटीशन चल रहा था, हथियारों की कंपटीशन चल रही थी, उसको सबसे पहले उसने रोका। दूसरे अफगानिस्तान में जो 10 सालों तक आर्मी जो थी उनको उन्होंने वापस बुलाया। बहुत सारे उन्होंने देश में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, वेस्टर्न देशों से अच्छे रिलेशंस किए। तो ये सारे रिफॉर्म उन्हीं के द्वारा लिए गए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सबसे पहले इंडिपेंडेंस किसने डिक्लेयर किया था 15 गणराज्यों में से। तो आंसर होगा इसमें लिखिए
लिथुआना बिकेम द फर्स्ट रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। ये सारे मेन की पॉइंट्स है जो इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि 3 बाल्टिक रिपब्लिक, आपको पता है 15 राज्य थे, उसमें से जो 3 थे बाल्टिक रिपब्लिक बने। जिसको बाल्टिक रिपब्लिक, तो कौन कौन देश थे? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआना। ये बाद में आपको पता है यूएन के मेंबर बन गए थे, उन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने 15 गणराज्यों में से जो 12 थे वो CIS बन गए थे, कॉमन इंडिपेंडेंट नेशन, CIS स्टेट बन गए थे, कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट। और बाकी जो 3 थे, जिसमें कौन कौन से नाम याद रखना है आपको? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों क्या थे? बाल्टिक रिपब्लिक आ गए। इन्होंने अपने आप को उनसे अलग करके नाटो के मेंबर 2004 में ये बन गए थे। नेक्स्ट की रेस्ट ऑफ द 12 रिपब्लिक्स, बाकी जो 12 बचे वो क्या बन गए? CIS बन गए। दिसंबर 1991 में रशिया जो था, पता है आपको, USSR का जो कहते हैं ना सक्सेसर बना, और यूएन में जो USSR की सीट थी किसको मिल गई? रशिया को मिल गई। ये भी याद रखना कि कब पूछा जाता है कि USSR की सीट जो है किसको मिली? रशिया को मिली। कब मिली? दिसंबर 1991 में। 15 में से 3 जो थे वो बाल्टिक रिपब्लिक्स बन गए, जिसमें आपने देखा कि जिसमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया थे। बाकी जो 12 देश थे वो CIS के मेंबर बन गए। नेक्स्ट है कि जून 1991 में रशिया पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया जो सोवियत यूनियन के जितने मेंबर है वो इंडिपेंडेंट हो चुके, वो अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं, उन्हें कैसे मतलब आगे अपने देश की पॉलिसी बनाना है, कैसे उनको आइडियोलॉजी फॉलो करनी है, यानी कि सभी अपने अपने आजाद हो चुके थे। उसके बाद ये जून 1991 में हुआ। तो उसके बाद बोरिस येल्सिन, आपको पता है ना, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट रशिया के बने थे। वो मैंने आपको बताया कि हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। तो पहले इलेक्टेड जो नेता भी बने थे वो कौन बने थे? रशिया के बोरिस येल्सिन। 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके बाद करा 1989, अक्टूबर 1989 में, याद रखना कि सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट को खत्म कर दिया। लेकिन डिक्लेयर द वार्सो पैक्ट मेंबर, जितने भी वार्सो पैक्ट के मेंबर थे सबको कहा कि भैया अब आप सब फ्री हो, आपको जो भी डिसीजन लेना अपना ले सकते हो। और 1989 नवंबर में, अक्टूबर में तो वार्सो पैक्ट के मेंबर को फ्री कर दिया। उसी साल 1989 में नवंबर में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया। जो बर्लिन वॉल बना था उसको क्या कर दिया? खत्म करके गिरा दिया गया, जर्मनी को एकीकरण कर दिया गया। तो यहाँ तक जो था हमारा पूरा टॉपिक था, हमने यहाँ तक कवर किया, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। लेकिन अब जो हमारे न्यू टॉपिक आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिडल ईस्ट क्राइसिस, अरब स्प्रिंग, CIS और फर्स्ट गल्फ वॉर। ये 4 टॉपिक जो है हम लोग दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, और लेंदी बनने के साथ बच्चे जो है उसको ठीक से समझ नहीं पाते और वीडियो आधा ही देखते हैं। तो मुझे इसीलिए मैंने कहा कि वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा ना हो आप लोग बीच में ही छोड़ दें। यानी कि आप लोग शुरू में देखते हैं, ठीक है, 10-15 मिनट देखा, फिर आपको चाहे समझ में आए नहीं आए, आप लोग लंबा वीडियो देख लेते हो, भैया 1 घंटे का वीडियो है, बहुत टाइम लगेगा, आप लोग छोड़ देते हो, क्योंकि आपको कंटेंट से मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये होता है कि 5 मिनट में कोई आपको अच्छे से समझाते, बट 5 मिनट का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सके, क्योंकि वो जो टॉपिक है नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे MCQs बनते हैं। और आज की जो विश्व में जो कंडीशन है तालिबानियों की, जिस तरह से आपने देखा कि अफगानिस्तान पर उन्होंने अटैक किया, उसको जीत लिया, तो ये भी आपके लिए जरूरी है समझना कि तालिबान एमर्ज कैसे हुए, कैसे वो बने, कैसे अमेरिका के द्वारा उन्हें सपोर्ट किया गया, फिर अमेरिका के ही कैसे वो अगेंस्ट हो गए, अब क्यों अमेरिका के सैनिक वापस चले गए, क्या षड्यंत्र है, क्या स्ट्रेटेजी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, वो सब समझने के लिए थोड़ा हम लोगों को टाइम भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से आप लोग समझे, इसी में उसको मर्ज ना करें। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, सेशन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी कमेंट हो, फीडबैक हो, आप लोग मुझे जरूर कीजिए, ताकि मैं उसको अपने जो भी हमारे वीडियो है उसमें उसको यूज कर सके। थैंक यू।